तो भाई लोग जैसे कि वेलकम टू माय आज फर्स्ट ब्लॉग। हाँ ये आज मेरा पहला ब्लॉग है। और जैसे कि आपको पता है ये है कि दीपक भाई और मैं हूँ प्रदीप, प्रदीप, और जैसे कि आपको पता है कि हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। और एस्पिरेंट है एस्पिरेंट हैं, अभी भी एस्पिरेंट हैं फ़िलहाल। अभी कोई जॉब नहीं लगी, बेरोज़गार हैं और लगे हैं तैयारी में। तैयारी में हैं। हमने सोचा कि चलो आज एक ब्लॉग बना ली जाए। पेपर तो हो नहीं रहे हैं, कैलेंडर कुछ आ नहीं रहा है, इस बहाने पढ़ाई तो हो रही है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि बट वो एक पर्पज़ नहीं मिल पा रहा है हाँ, चीज़ के पहले लिए। जब टीचर्स था या पिछले साल तक ऐसा था कि एक प्रॉपर वे था कि यार हाँ चलो कि कल पेपर है, ये पढ़ना है, ये सिलेबस पढ़ना है, ये बचा है, इसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है। आज देखो कुछ पता नहीं क्या पढ़ना है, क्या आएगा यही पता नहीं है। तो एस्पिरेंट काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में है। बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में। ये देखिए जैसे कि ये हैं प्रदीप भाई, ये हैं दीपक भाई दीपक भाई, और पीछे तो है हमारे ये हैं निजाम भाई। ये उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करते हैं। इन्होंने दो अपर पीसीएस मेन से दे चुके हैं ये, लेकिन कुछ ये कुछ नंबरों की वजह से इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। आपको अभी इनसे मिलाएंगे, परिचय कराएंगे। ये इंटरव्यू में अपने मतलब कोर्ट की जेब में 2 समोसे ले गए थे, तो इंटरव्यूअर ने थोड़ा इसको वो इनफॉर्मल ले लिया इस वजह से। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आपको बताएंगे दीपक भाई, क्योंकि काफ़ी पुराने एस्पिरेंट हैं और आपको हर चीज़ से रूबरू कराएंगे। ये लाइब्रेरी की भी स्थिति और बाकी चीज़ें से आपको रूबरू करेंगे। तो दीपक भाई क्या कहना है? स्टेज इज़ योर्स। तो आप तो भाई लोग जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत आपको सीरियस बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे दीपक भाई हैं काफ़ी पुराने एस्पिरेंट रहे हैं एसएससी के। ये 2021 से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने 30 मीन्स ये लिख चुके हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि पिछली बार तो मैं भी इनके साथ में था 2024 वाले में। तो उसमें क्या हुआ था कि इनके 334 मार्क्स थे। तो बट क्या हुआ कि डेस्टिनी ने साथ नहीं दिया, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े नहीं, तो इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इसके अलावा भी इससे 2 पहले मतलब 22 और 23 में भी ये 2 बार मीन्स लिख चुके हैं कॉन्जिक्यूटिवली। ये काफ़ी टाइम से मीन्स दे रहे हैं। इसके अलावा भी ये उससे पहले डिफेंस एस्पिरेंट रहे हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट में भी हैं, 2 बार एसएसबी दे चुके हैं, 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं ये। तो इन लोगों ने इन्होंने काफ़ी लंबा स्ट्रगल देखा है। तो मैं आप लोगों को इनकी मतलब कहानी से रूबरू कराना चाहता हूँ। और अब दीपक भाई से ही पूछते हैं कि दीपक भाई आप इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, आपने इतने एग्ज़ाम निकाले, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आप इतने परसिस्टेंट कैसे हैं अपनी चीज़ को लेकर? ये देखो, ये तो है कि मेन चीज़ है कि यार हमें मतलब कि पेशेंस बना के रखना होगा, क्योंकि यार पेशेंस ही सब चीज़ है। कि पेशेंस अगर होगा तो आप सब चीज़ कर सकते हैं। लाइफ में बहुत डाउनफॉल्स भी आएंगे लाइफ में थोड़ा डाउनफॉल्स आएंगे, कोई अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं, कभी कुछ तो। लेकिन पेशेंस नहीं होना है, ये सोचना कि हो के रहेगा। ये भी मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, इसके बाद मैं नहीं दूंगा। मैंने सोचा कि ये लास्ट अटैम्प्ट इस बार फुल एंड फाइनल। पिछले बार तो मेरा 20 को शिफ्ट पड़ी थी, तो उस वजह से थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन की वजह से कम हो गए थे। और उससे पिछले बार मैं कंप्यूटर में बाहर हो गया था। और 2022 में अपने कुछ कारणवश बाहर हो गया था। और मैं भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, ना कि इंग्लिश मीडियम से। मैं जो भी हिंदी मीडियम के एक्सपीरियंट हैं उससे यही बोलूँगा कि सब चीज़ पेशेंस बना के रखें, सब चीज़ हो जाएगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे दीपक भाई भी हिंदी मीडियम से हैं और कोई बहुत तगड़ा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, नॉर्मल पढ़े हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन किए। बट भाई ने लास्ट 3-4 साल से लगातार एसएससी को दिए, उससे पहले डिफेंस के लिए कर रहे थे, भर्ती भी दी इन्होंने, काफ़ी इनका फाइनल सिलेक्शन उसमें भी होते रहा है। और अब ये एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि जैसे हिंदी मीडियम के जो बच्चे अपना वो कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, मैं सही बताऊंगा तो मैं पहले डिफेंस की तैयारी कर रहा था। उसके बाद मतलब कि मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने सोचा था कि मैं करूंगा एसएससी की तैयारी, तो उस टाइम पे 200 नंबर की इंग्लिश होती थी मेंस में। तब मेंस में 200 नंबर, जब मैंने देखा कि यार 200 नंबर की मैथ्स इंग्लिश है, 200 नंबर की मैथ्स है, तो कैसे होगा। तो जब मैं स्टार्टिंग की तो मेरे को ना टेंस आते थे, ना कुछ भी आता था, कहाँ से क्या हो रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है करके। फिर मैंने मेहनत की PYQ पढ़ते रहे, मतलब कंटिन्यू एडिटोरियल पढ़ा। पहले द हिंदू क्लासेज ली 1 साल प्रॉपर, जो विशाल सर करके होंगे,
बैंकिंग वाला करके है, पहले उनका खुद का चैनल था, शायद हाँ AVP करके कुछ है, विशाल सर। उनकी कंटिन्यू 1 साल द हिंदू की क्लासेज ली, वोकेबलिटी सब चीज़ किया। उसकी वजह से मेरी इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला। मैं भी प्रॉपर हिंदी बैकग्राउंड से था, मेरे को ना इंग्लिश तो हमने कभी देखी नहीं थी। और मैथ्स में भी ऐसा नहीं था कि कुछ आता करके, मैथ्स भी पूरी ख़त्म ही थी। कहाँ पे परसेंटेज लग रहा है, कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं था। मैथ्स में फिर प्रॉपर तैयारी की। फर्स्ट मेंस में मैं बताऊँ तो मेरे मैथ्स में 3 नंबर थे पूरी पढ़ने के बाद। फिर उसके बाद सेकंड मैंने वहाँ से पढ़े, क्या बोलते हैं कि राकेश यादव सर से पढ़ा। फिर राकेश साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड हुआ, उसमें भी मेरा अच्छा स्कोर नहीं रहा। फिर मेरे को अचानक ऑनलाइन में गगन प्रताप सर मिल गए। गगन प्रताप सर के उससे पढ़ा, तो तब से मेरे प्रॉपर मैथ्स में लगभग 45, मेंस में 75 78 रहते ही है। मतलब कि ये है कि मैं बोलूँगा कि यार देखो, जो भी नए स्टूडेंट हैं या जिनका स्कोर नहीं बनना है, उनसे यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस करते रहिए, पेशेंस मत खोइए। और जो भी है कि PYQ पे ध्यान दीजिए। और जो एडुकेटिव बेस पे जो भी एग्ज़ाम बोल रहे हैं उनकी, उसमें मैंने फेस का एग्ज़ाम दिया ग्रेजुएशन लेवल पे। उसमें मतलब कि सेम प्रॉपर PYQ ही आ रहा है। 20 क्वेश्चन ईज़िली कर लोगे। मैंने 20 क्वेश्चन 17 मिनट में मैथ्स के ईज़िली कर लिए थे। बाकी बच्चे हैं और 2-4 क्वेश्चन फिर इंग्लिश में लेंथी होने की वजह से, इंग्लिश और GS लेंथी होने की वजह से, तो मैंने कर नहीं पाया, इस वजह से छोड़ दिए। और अब देखो कि इस बार क्या होता है। अभी एवरेज बीच में तो ख़त्म ही हो गया था, 98 97 85 नंबर आ रहा था। चलो आजकल 120 130 तक के बीच में आ रहा है। यही है, अब होप इस साल हो जाए तो अच्छा दीपक है। भाई, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी पैटर्न चेंज हुआ है, मतलब TCS से एडिक्विटी में शिफ्ट हो गई है चीज़ें, तो आप अब जो एस्पिरेंट हैं वो अपना क्या बोलते हैं फोकस लूज़ कर रहे हैं, और अपना क्या बोलते हैं उनका बैलेंस ख़राब हो गया, मतलब उनका जो पढ़ने का जो वो था, मतलब पूरा पैटर्न था वो डिस्टर्ब हो गया है। तो आप मतलब बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि मतलब किन चीज़ों पे ज़्यादा जाएँ, PYQ पे फोकस करें कि मॉक ज़्यादा दें कि पढ़ाई एक्स्ट्रा करें, क्या करना है? देखो, पूरा सिलेबस PYQ है। कुछ 2-4 टॉपिक हैं जो न्यू आ रखे हैं, उन्हीं को पढ़ो, उनको पढ़ लीजिए ऊपर, और बाकी पूरा PYQ, उससे कुछ भी ज़्यादा नहीं है। अगर देखना चाहें तो आप मैथ्स में 5-6 टॉपिक ज़रा नए ऐड हो रखे हैं, वो भी अगर मैंने तो अभी तक गगन प्रताप सर से पढ़ा है, तो मैं बोलूँगा कि उनसे पढ़ लीजिए। और एक प्रॉपर तो उसमें उनकी यूट्यूब की क्लास लेनी चाहिए हाँ, क्या? उनका यूट्यूब की क्लास ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आज तक मैंने प्रॉपर कभी किसी का बैच नहीं किया। यूट्यूब में ही इतना ज़्यादा कंटेंट है कि उसी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे कि गगन प्रताप सर ने तो इतना दे रखा है कि फ्री में, बहुत हार्ड वर्किंग, इतना कोई भी नहीं देगा। भाई साहब, हम तो मैं जनता को यही बताना चाहता हूँ, ऑडियंस को, कि हम कोई ऐसे स्पॉन्सर्ड तो है नहीं, हम खाली एस्पिरेंट हैं। तो हम सिर्फ अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं दीपक भाई, कि कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं गगन सर को। ये आप बोलोगे कि आप गगन सर को पढ़ रहे होंगे, मैंने हर टीचर से पढ़ा है। कोई टॉपिक कहीं से, कोई टॉपिक अभिनय सर से भी पढ़ा है, गगन सर से भी पढ़ा है, राकेश सर से भी पढ़ा है, और ये बोलते हैं पवन राव सर से भी पढ़ा है, और क्या बोलते हैं साहिल सर। सबसे जो मेरी जर्नी रही सबसे ज़्यादा पढ़ने में, वो साहिल खंडेलवाल सर, उन्हीं की वजह से मेरा ये हुआ है। मैंने प्री तो मेरे हर लगभग निकल ही जाते हैं। मेन से इस बार लोअर पीचर्स भी उत्तराखंड निकल गया था, अब मेंस है, फिर सीजीएल है, तो इस वजह से मैंने दिया नहीं। इस वजह से मैं सीजीएल पे अभी फोकस हूँ। मैंने सोचा कि एक बार सीजीएल हो जाए तो उसके बाद उत्तराखंड की, अपने स्टेट की पीसीएस की तैयारी करूँगा लोअर। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने EPFO UPSC EPFO का एग्ज़ाम भी क्रैक किया है। बाद में ये टाइपिंग में इनका थोड़ा सा वो हो गया था उस समय। सॉरी, वो EPFO UPSC वाला EPFO नहीं, EPFO जो पिछले बार वो SSA EPFO असिस्टेंट था, वो था। वो एक्चुअली उस टाइम पे मेरे को 2022 के टाइम पे उसमें मेरे अच्छे परसेंटाइल थे, लेकिन टाइपिंग में 33 परसेंटाइल, मतलब 33 पे ही अटक गया था। अच्छा, वो उस टाइम पे UPSC नहीं करा था? UPSC नहीं, SSA वाला है। 33 परसेंटाइल पे हो गया था। और ना 33 स्पीड बनी उस टाइम पे मेरे को डेंगू हो जाने की वजह से। और मैंने उससे पहले आर्मी की रैली भी निकाल ली, कि आर्मी रैली जो कॉलेज टाइम पे होती है, आर्मी रैली की तैयारी की, नेवी की तैयारी की। आर्मी रैली में मैं NTPC का भी देखा है। NTPC का मीन्स होगा जहाँ तक बोल रहे हैं,
कि प्री में तो अच्छा स्कोर रहा है और अब मेन से होगा। दीपक भाई मैं अब आपसे सिंपल कुछ कैटेगरीज में आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि मतलब सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे जो एस्पिरेंट हैं उनको मैथ्स की फील्ड में किस किस तरीके से तैयारी करने के लिए, फिर इंग्लिश, फिर जीएस, फिर रीजनिंग, आप अगर एक एक करके उनको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देंगे तो बच्चों के लिए काफ़ी आसानी रहेगी अपनी चीज़ों को जल्दी जल्दी परस्यू करने में। ये देखो, मैं तो बोलूँगा कि आपने जितना पढ़ लिया अभी उसको रिवीजन करिए, कंटिन्यू रिवीजन करिए, कंटिन्यू एकदम। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे एग्ज़ाम में सीधे डायरेक्ट हिट होगा। आप ज़्यादा न्यू टॉपिक पे ज़्यादा फोकस मत करिए कि या मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, न्यू पैटर्न है, ये है, वो है। न्यू टॉपिक पे बिल्कुल जितना पढ़ा है वो इनफ है। इस बार कटअप कम ही जाएगी, और पहले जैसे कि 85-90 क्वेश्चन सब कर लेते थे, इस बार ऐसा नहीं कि कोई इतना कर पाएगा। इसलिए मेन बात मैं बोलूँगा कि 76-77 भी अगर विथ एक्यूरेसी, सबसे पहले कि सिंपल क्वेश्चन करिए, उसके बाद जितने इजी होते हैं वो करिए। और बाकी इंग्लिश में वही PYQ है, कुछ एक दो नए टॉपिक हैं उन पे कर लिए। और रीजनिंग में एक स्टेटमेंट, क्रिटिकल रीजनिंग, थोड़ा सीरीज़ पढ़ लीजिए, बस वही। और बाकी तो ओल्ड पैटर्न है। और बाकी ये है कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट है। आप फर्स्ट गो में इजी क्वेश्चन कर सकते हैं, जितने इजी हो सके। तो हम अभी तक यही कंक्लूड कर पाए हैं दीपक भाई से बात करने के बाद कि आपने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट भी मेरे को लगता है कि कंटिन्यू एक मॉक तो PYQ अगर इंसान दे, PYQ मत दीजिए। PYQ मतलब कि PYQ ज़्यादा नहीं, जो टफ जैसे कि सेक्शनल देख लीजिए कि कौन से टफ आ रहे हैं हर सब्जेक्ट के, उन्हीं को दीजिए। और ज़्यादा ईजी क्वेश्चनों पर टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। और इस तैयारी के दौरान जो भी नई चीज़ें आई हैं उसको यूट्यूब के थ्रू करा जा सकता है, थ्रू करा जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। और ज़्यादा पैनिक मत होइए, और मोटिवेट रहिए पूरा प्रॉपर। तो ऑडियंस में आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो इंसान इतने टाइम से लगा हुआ है तो उसकी स्ट्रेटेजी लेना एक बहुत बेनिफिट होता है। इवन मैं खुद भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ, तो मैंने भी सारी जो स्ट्रेटेजी है, सारा जो भी अपना डेली रूटीन है वो दीपक भाई के से पूछ के और उसी को मतलब फॉलो करके अपना किया है तैयारी। तो होप सो मेरा भी स्कोर बढ़ा है, और दीपक भाई जो भी चीज़ें बताते हैं वो काफ़ी माइन्यूट डिटेल देते हैं, और वो चीज़ें काफ़ी लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट करती हैं। तो मैं तो खैर अभी कर ही रहा हूँ, मतलब मैं तो एक न्यू एस्पिरेंट हूँ इस फील्ड में। बट यहाँ पे लाइब्रेरी में मैंने देखा है 3 से 4 बच्चे जो कि दीपक भाई ने ही जिनको गाइड किया था, जो दीपक भाई जिनके एज अ मेंटोर रहे थे, तो 4 बच्चों ने लाइब्रेरी से SSC, CGL, CHSL और क्या था, एक ने क्या निकाला था, एक ने MTS थी MTS तो मतलब CGL वाला MTS तो निकाल ही लेगा। मेरा बोलने का मतलब यह है कि CGL निकाला है 4 बंदों ने, उसमें से एक का CPO भी निकला है। तो दीपक भाई के मेंटोरशिप से मतलब 4 बच्चों का CGL भी क्रैक हुआ है। तो इसीलिए मैं इनकी मतलब जो भी बातें हैं, जो भी इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसको इसीलिए मैं लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। और क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये कितने कारगर हैं, कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और एक नया एस्पिरेंट जो कि बिल्कुल यहाँ से, जिसको पता नहीं होता कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से चीज़ें उठानी है, कहाँ से अपनी एक सीधा एक पाथ में चल के अपनी तैयारी करनी है, तो इसलिए आपको इनसे सजेशन लेना चाहिए। और ऐसे ही आगे भी हम वीडियोस लाते रहेंगे जो कि इसके रिगार्डिंग होगी। आप और कुछ कहना चाहेंगे, जो भी बोलना चाहते हैं फ्री? बाकी जरा हम अपना ये लाइब्रेरी का टूर करा देंगे, कराते हैं अपने सेट जो है कि अभी लाइब्रेरी में कोई है नहीं। बाकी हम 2 और 1 हम लास्ट 10 बजे तक हम बैठते हैं। अभी घर पे जाऊंगा, रूम पे जाऊंगा, फिर खुद खाना बनाना होता है। अभी तो सब्ज़ी लेने जानी है, खाना बनाना है, खाना खाना है, बनाते बनाते 12 बज जाते हैं। फिर सुबह 6-7 बजे फिर वही उठो, वही रोज़ का दिनचर्या वही रहता है। मैं सोचा हूँ जितने जल्दी हो जाए इस पिंजरे से, इस जेल से, बहुत अच्छा रहेगा। एक बार मैं लास्ट में आपको अपनी लाइब्रेरी की टूर कराना चाहता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे इनकी सीट है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके ये हमारे ये निज़ाम भाई, ये है हमारे निज़ाम भाई। ये मजाक कर रहे हैं, इनका नाम है निज़ाम है। निज़ाम वैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद है वैसे और ये ओके भाई। और ये देखो, ये है हमारी लाइब्रेरी, हाँ, चीपस लाइब्रेरी। ये है हल्द्वानी, नैनीताल ज़िले में। हाँ, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी सिटी में है। ठीक है, तो आप
ज्वाइन कर सकते हैं जो हल्द्वानी में है। ये पूरा इधर का दिखा देते हैं ना, गैलरी पूरी। हाँ, ये सब दिखाया जाएगा आपको। ये है मेरी सीट, ये है। तो ये देखिए, तो दिस इज़ आर लाइब्रेरी। तो मैं यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो 85 लोगों की है। तो ये हमारी पूरी लाइब्रेरी है। इस वाली रो में मैं और दीपक भाई हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और होप सो कि आप हैं। ये है पूरी लाइब्रेरी, यही है। तो हाँ, तो भाई लोग ठीक है। सो भाई लोग, दैट्स इट फॉर टुडे। और आगे से फिर लेके आएंगे वीडियो दीपक भाई के ही उस पर, और मैं भी हो सकता है थोड़े बहुत एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। हालांकि अभी तो मैं नया बंदा हूं, बट ठीक है। दीपक, ओके, पीस आउट, बाय।